नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले लग्न देखना चाहिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली इसमें बनेगी। लग्न में 8 नंबर है, स्वामी मंगल बनेगा लग्न का। लग्नेश मंगल कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश मंगल की लगन पर दृष्टि भी है। अगर कोई ग्रह अपने ही घर को देखेगा तो उसे बल प्रदान करेगा। लग्न से शरीर, स्वास्थ्य, आयु का विचार होता है तो मंगल इन सब में अच्छा करेगा। मंगल सप्तम भाव में बैठा है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से हम विवेचन करते हैं तो जब हम किसी खास विषय के बारे में विवेचन करेंगे तो उससे संबंधित भाव और ग्रह पे जाते हैं। यहाँ पे विवाह का विवेचन है तो हम कहाँ जाएंगे? सप्तम भाव पे। भूमि भवन वाहन का विवेचन होता तो हम कहाँ जाते? चतुर्थ भाव पर। कैरियर का सवाल होता तब कहाँ जाते? दसम भाव पर। इसी प्रकार से प्रत्येक भाव को देखना होता है। तो विवाह का संदर्भ है तो हम आ जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में। विवाह के मैटर में मांगलिक वाला आपको याद होना चाहिए। अगर मंगल लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या फिर द्वादश भाव में हो तो ऐसी कुंडलियां मांगलिक हो जाती हैं। मांगलिक भंग होने के बहुत सारे नियम भी बना दिए गए हैं आधुनिक समय में, हालांकि वो सभी लागू नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले भाव को देखेंगे। भाव में कैसा ग्रह बैठा हुआ है? क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। भाव में क्रूर ग्रह है और यह क्रूर ग्रह जब मंगल हो तो प्रभाव और भी बढ़ेगा, क्योंकि विवाह के मैटर में मंगल का विशेष योगदान है मांगलिक दोष और योग से। तो भाव तो ठीक नहीं दिख रहा है। भाव में मंगल बैठ गया। भावेश को ले लीजिए। भावेश कौन सा ग्रह है? शुक्र है, नवम भाव में बैठा है। पहले तो ये जान लीजिए, अगर सप्तमेश भाग्य भाव में गया है या भाग्य सप्तम में आया है तो भाग्योदय विवाह के बाद होगा, क्योंकि विवाह का स्वामी कहाँ है? भाग्य में। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ठीक ठाक स्थिति में है, ये गड़बड़ नहीं है। सप्तम भाव का कारक कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पुरुष की कुंडली भी है। सप्तम भाव का कारक शुक्र भी ठीक ठाक स्थिति में है, अपने भाव से तीसरे में है, लग्न से नवम में है। जो लगन है इनका, उस लगन के लिए यह मंगल जो मांगलिक बना रहा है वह इसी का स्वामी है, शत्रु नहीं है। अगर मंगल जो है लगन का शत्रु हो, जो अगर आप मांगलिक हैं, कोई कुंडली मांगलिक हो और लगन का शत्रु हो तो वैसा मंगल उस व्यक्ति को विवाह के बाद ज्यादा तनाव देने की क्षमता रखता है। यहाँ पे मांगलिक है, मान लीजिए इनकी कुंडली किसी लड़की से मिलाने के लिए आ गई और ये मांगलिक है, चलित में मांगलिक नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर इनके लिए कोई भी मांगलिक लड़की मिल गई, कम ज्यादा कोई भी मांगलिक, तो इनके इस मंगल का दोष पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मांगलिक दोष बलवान नहीं है। ध्यान से समझिए, मंगल चलित कुंडली में कहाँ चला गया है? छठे भाव में। तो अगर अगले की कुंडली में मुझे सप्तम भाव में सूर्य मिल जाएगा, राहु मिल जाएगा, शनि मिल जाएगा तो भी ऐसे मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। पॉइंट नोट करिए। अगर मांगलिक दोष वाली कुंडली में मंगल चलित कुंडली में मूव कर जाए तो ऐसे मंगल दोष का परिहार सामने वाली की कुंडली में उसी भाव में मंगल के अतिरिक्त भाव सेम होना चाहिए। इनके साथ में है तो लड़की के भी साथ में ही हो। मंगल के अतिरिक्त मंगल होगा तो भंग ही होगा, मंगल का मंगल मिलान। मंगल के अतिरिक्त सूर्य, शनि या राहु में से कोई हो तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। परिहार हो जाएगा। अब इधर देखेंगे थोड़ा सा, मंगल यहाँ चलित कुंडली में कहा जा रहा है? छठे भाव में, यानी ये चलित कुंडली से मांगलिक नहीं हो रहे हैं। लेकिन मंगल पिछले भाव में जाने के बजाय अगले भाव में जा रहा होता, सप्तम के बजाय अष्टम में जा रहा होता, तब ये और ज्यादा हैवी मांगलिक हो जाता।
क्योंकि तब लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों से मांगलिक आता। तो ऐसे में मंगल दोष को समाप्त करने के लिए सिर्फ मंगल को लेना उचित था। समझ रहे हैं बात गौरव जी ना? अगर लग्न कुंडली और चलित दोनों से मांगलिक आ रहा है तो परिहार पे कम जोर दे करके मांगलिक के लिए मांगलिक ही ढूंढना उचित है। दूसरी चीज, किसी भी कुंडली में अगर मंगल मूव कर जा रहा है चलित में और मांगलिक दोष नहीं बन पा रहा है चलित में, तो सिर्फ मंगल के कारण ही वैवाहिक जीवन दुख में हो जाएगा, इस बात की प्रिडिक्शन नहीं करनी है। जब ये कुंडली सामने आई और मंगल सप्तम में मिला और चलित में छठे में गया, तो मुझे दिखा कि मंगल इनके वैवाहिक जीवन को पे असर बहुत नहीं डालेगा। सिर्फ कोई क्रूर ग्रह सप्तम में अगर अगले की कुंडली में मिल जाए तो इनफ है। ये पहली शर्त थी। फिर दूसरी शर्तों को भी देखना है। देखिए, अगर आपको मैं 5 किलो के पत्थर से एक पत्थर मार दूं तो वो जितना चोट करेगा, फिर मैं आपको 1 किलो के पत्थर से मार दूं वो कितना चोट करेगा, दोनों की तुलना करिए। 1 किलो के पत्थर से आपको एक व्यक्ति ने नहीं मारा है बल्कि 4-5 व्यक्तियों ने मारा है, तो वो 5 किलो के बराबर हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मंगल वैवाहिक जीवन को प्रभावित तो करेगा, मांगलिक है, लेकिन उतना अधिक नहीं करेगा। लेकिन शनि की चंद्रमा पर दृष्टि एक तो यह प्रभावित करेगा, यानी मंगल ने छोटा पत्थर मारा है तो शनि की चंद्रमा पर दृष्टि भी एक छोटा पत्थर मार दी। फिर नवमांश में लगन में गुरु नीच का हो गया, इसने भी एक पत्थर मार दिया। जो नवमांश के लगन में गुरु नीच का हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, वह लगन कुंडली के शयन वाले भाव में भी बैठा है। गुरु जो है द्वादश में बैठ करके लगन में नीच का हुआ है। तो यहाँ पर मंगल ने तो पूरा असर नहीं दिया है, छोटा पत्थर मारा है, लेकिन फिर अलग अलग से और पत्थर आ करके पड़ के क्या किए, जो वैवाहिक जीवन में आपत्ति आनी थी वो आ गई पूरी। इसलिए अब इनको मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। एक सूत्र और जान लीजिए, अगर कोई कुंडली मांगलिक है और उसमें वैवाहिक जीवन को खराब करने के और कोई योग बने हैं, जैसे इसमें शनि की चंद्रमा पर दृष्टि और नवमांश में लगन में गुरु का नीच होना, ये भी वैवाहिक जीवन को बिगाड़ेंगे। जब वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने के दूसरे कई योग बने होते हैं तो मंगल और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। नवमांश के लगन में नीच का ग्रह होना और या फिर लग्नेश का नीच होना एक बड़ा कारण होता है। किसी भी वर्ग कुंडली में कैरियर आप देख रहे हैं तो दशमांश के लगन में अगर नीच का ग्रह होगा तो कैरियर से वही असंतुष्टि होगी जो असंतुष्टि यहाँ नवमांश के लगन में होने से वैवाहिक जीवन में होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये मांगलिक से विवाह करें ही करें, फिर क्या होगा, ये जो नवमांश में गुरु नीच राशि में है, गुरु और शनि का स्थान परिवर्तन हुआ है ना, दोनों ने स्थान परिवर्तन किया है। अगर ये मंगल को रिकवर कर लेंगे मांगलिक लड़की से शादी करके, तो जब दो ग्रहों का स्थान परिवर्तन होता है तो वहां कंप्रोमाइजिंग वाली स्टेट आ जाती है, यानी इनकी पत्नियां गलती करेंगी लेकिन पति समझा बुझा करके कंप्रोमाइज करेगा। नवमांश का लगन दूषित होने पे जीवन साथी का जो चरित्र होता है वह दूषित हो जाता। दूषित भी कई प्रकार से होता है। किसी का चोरी छुपे प्रेम संबंध रह गया लेकिन वह अपनी पत्नी से भी प्रेम करेगा, उसको छोड़ने के लिए या फिर दूसरे के चक्कर में अपने उस जीवन साथी को छोड़ेगा नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए बात है। अगर स्त्री की ही कुंडली हो और नवमांश में नीच का ग्रह बैठा होगा तो ऐसी स्त्री भी, क्योंकि अब समय और जमाना बदल गया है, स्त्रियां भी जो है आज के समय में मनपसंद पुरुष का साथ पाने के लिए अगर शादी हुई है तो साथ छोड़ रही हैं, पुरुष तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है यहाँ पे कि गुरु जब यहाँ नीच का होता है तो ऐसा व्यक्ति अगर दूसरे की तरफ खिंचा है तो दूसरे के चक्कर में जिससे शादी हुई है उसकी तरफ अटेंशन खत्म करने। लेकिन इस कुंडली में गुरु और शनि का जो एक्सचेंज हुआ है इसलिए एक कंप्रोमाइज बन जाएगा। अगली चीज है विवाह की दिशा निकालना। विवाह की दिशा निकालना किसी भी कुंडली में
कुछ कुंडलियों में बहुत आसान रहेगा और कुछ कुंडलियों में जटिल रहेगा। कुछ कुंडलियों में कोई योग साफ साफ दिख जाता है, बोल दिया जाता है हाँ ये व्यक्ति नेता मंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएगा, और कुछ में ज्यादा गुणा गणित करके निकालना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे विवाह की दिशा निकालिए। विवाह के लिए, विवाह मतलब विवाह की दिशा नहीं निकाली जाती, वास्तव में ससुराल की दिशा निकाली जाती है। हो सकता है किसी का विवाह लखनऊ में हो जाए, बाद में वह मुंबई चली जाए पति के साथ, तो जो दिशा निकलेगी ना वह लखनऊ की ही निकलेगी जहां उसकी मेन ससुराल हो। विवाह के बाद कोई कहीं भी जा सकता है, वो अलग विषय है, कुंडली में ट्रबलिंग हो शिफ्टिंग हो। यानी जो सप्तम भाव है यह ससुराल की दिशा बताएगा, ससुराल किस दिशा में होगी। इसके लिए करना क्या है, सप्तम भाव में जो राशि है उसकी दिशा, सप्तम भाव में जो ग्रह है उसकी दिशा। अगर एक से अधिक ग्रह है तो उन सभी की दिशाओं को नोट करना पड़ेगा। सप्तम भाव में जो राशि है, सप्तम भाव में जो जो ग्रह बैठे हैं उनकी दिशा। अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र से सातवां भाव जो होगा उसमें बैठे हुए ग्रह और राशि की दिशा, इतनी सारी चीजें नोट करिएगा। और अगर स्त्री की कुंडली है तो गुरु से सप्तम भाव जो होगा उस भाव में बैठे हुए ग्रहों की दिशा और राशि की दिशा सब निकाल लीजिए। जो दिशा ज्यादा बार रिपीट हुई है वही दिशा होगी। और अगर कोई दो ऐसी दिशाएं आ रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हों, जैसे पूरब और दक्षिण आ गया, मान लीजिए दक्षिण 3 बार आया, पूरब 2 बार आया, तो पूरब और दक्षिण का क्या बताएंगे, कॉर्नर बताएंगे। अब इसी कुंडली में आइए एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, 2 नंबर है। 2 की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। उल्टे क्रम में गिनते हैं, मेष राशि की दिशा क्या है, पूरब। तो पूरब के बाद हम पश्चिम नहीं जाएंगे, पूरब के बाद कहाँ जाएंगे, दक्षिण। जो तीसरे या चौथे नंबर का वीडियो है जिसमें राशि और सबका तत्व वगैरह दिशा बताया गया, उसको देख लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो लेसन 00 देख लें, उसमें पूरा गाइड दिया गया है कि कैसे कैसे लेसन देखना है। डे 1 डे 2 डे 3 सब देख के नोट्स बनाते हुए चलना है। तो यहाँ जो 2 नंबर की राशि है इसकी दिशा क्या हुई, दक्षिण। मंगल बैठा हुआ है, मंगल ग्रह की दिशा क्या हुई, दक्षिण। ये दोनों क्या आ गए, दक्षिण। शुक्र से 7वें भाव पे आ जाइए, कौन सी राशि है, 10 नंबर। 10 नंबर की दिशा क्या होती है, चलिए मान लीजिए याद नहीं है, मुझे भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद, मुझे याद है लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। नहीं याद है मौके पे तो क्या करेंगे, मेष राशि पूरब में होती है तो पूरब में मेष रखिए, 1 नंबर से गिन लीजिए, पूरब की तरफ अपनी उंगली करिए और बोलिए 1। 2 नंबर गिनती किस दिशा में उंगली करके बोलेंगे, दक्षिण। 2 दक्षिण, 3 पश्चिम, 4 उत्तर, 5 कहाँ आ जाएगा, फिर पूरब। 6 कहाँ आ जाएगा, दक्षिण। 7 कहाँ आ जाएगा, पश्चिम। 8 कहाँ आएगा, उत्तर। 9 कहाँ आएगा, पूरब। फिर 10 कहाँ आएगा, दक्षिण। तो शुक्र से जो सप्तम भाव बन रहा है उसमें कोई ग्रह नहीं है, राशि जो है वो क्या है, दक्षिण है। तो हमें 3 प्रकार से दक्षिण मिल गया। यानी यहाँ पर बहुत पक्के तौर पे बोला जा सकता है कि ससुराल जो होगी वह दक्षिण दिशा की तरफ होगी। अगला सवाल था स्वभाव का। सप्तम भाव ही देख लेना चाहिए कि सप्तम भाव में ग्रह कैसा बैठा है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है। अगर सूर्य बैठा होगा सप्तम में तो सूर्य का क्या स्वभाव है, राजसी स्वभाव। पत्नी कम सुनेगी, ईगो वाली होगी। पत्नी जब मैं बोलूं तो पति भी समझा करिए। स्त्री की कुंडली में सूर्य होगा तो इगोइस्ट होगा जीवन साथी, अपनी सुनाने वाला होगा, दूसरे की कम सुनेगा। और अहम के कारण, अहम मतलब वही ईगो के कारण से दोनों में दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा होगा तो पत्नी का स्वभाव शांत होगा, मधुर होगा, पत्नी का रंग रूप सुंदर होगा, या पति हो तो रंग रूप सुंदर होगा। बुध होगा तो भी यही फल होगा, शरीर सुकोमल होगी, शांत स्वभाव होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। शुक्र रहेगा तो भी यही है, गुरु है तो भी यही है, यानी शुभ ग्रह की स्थिति में सही है। क्रूर ग्रह में भी अगर सूर्य बैठा है या मंगल बैठा है तब ज्यादा दिक्कत है। सूर्य और मंगल के बैठने से पत्नी का स्वभाव जो है वो उग्र रहेगा, क्विक रिस्पॉन्ड देने वाली रहेगी। क्विक रिस्पॉन्ड मतलब ये नहीं है कि आपने कहा मुझे ये चाहिए तो वस्तु दे दें, किसी बात का जवाब देने में क्विक रहेगी, ठीक है। और जब हर बात
पे प्रतिक्रिया जीवन साथी देने लगता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो वहीं से दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए मुझे मौके पर गुस्सा लगा है, मैंने कुछ बोल दिया और उसी समय जीवन साथी भी बोलने लगे, तब दिक्कत होता है। मैं बोल दिया, वो चुप होके सुन ली, या कभी वो बोल रही है उस समय पुरुष सुन लिया, तो ऐसे में ज्यादा ठीक होता है। तो सूर्य और मंगल के होने से वो लड़ाई झगड़े या कभी तर्क वितर्क वाला माहौल बनता है, तो जीवन साथी तड़ातड़ जवाब देता है, उसीलिए चीजें बिगड़ जाती हैं। शनि होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शनि है तो स्वभाव में थोड़ा सा धीमापन रहेगा, जीवन साथी थोड़ा सा आलसी स्वभाव का हो सकता है। राहु के होने पर भी वही होगा, राहु के होने से सप्तम में अक्सर लोग भयभीत होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर राहु बुध की राशि में है, शुक्र की राशि में है, शनि की राशि में है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। राहु सूर्य की राशि में है, मंगल की राशि में है, जैसे सूर्य और मंगल का होना यहाँ पर गड़बड़ है, वैसे अगर सूर्य और मंगल की राशि में राहु होगा तब ज्यादा गड़बड़। केतु अगर होगा तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, डाइवोर्स वगैरह। अगर केतु के होने के बाद अन्य कोई भी योग बने, जैसे यहाँ पे 3 योग बने, अगर केतु है और अन्य योग भी बन रहे हैं तब डाइवोर्स बोलेंगे। अन्यथा अगर केतु बैठा हुआ है सप्तम में, तो जीवन साथी का ऑपरेशन जीवन में एक बार होना ही होना है, छोटा बड़ा कोई ना कोई ऑपरेशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे स्वभाव क्या होगा, मंगल है तो थोड़ा सा पत्नी क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्स क्विक आएगा। लेकिन चूंकि मंगल चलित में सप्तम में जा रहा है, तो उतना भी क्विक नहीं रहेगा कि लगातार ही बोलेगी। अगर मंगल यहाँ पर रहता और चलित में ना बदलता, तो एक बात के बदले में 5 बात बोलती, लेकिन मंगल चलित में बदल रहा है तो 1-2 बातें बोल के वो भी चुप हो जाएंगी। लेकिन स्वभाव में थोड़ा सा अग्रेसन यहाँ से है, और पत्नी का स्वभाव मुख्य रूप से जानना है या पति का, तो उसके लिए नौमांस का लगन ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये तो हो गई जो सप्तम भाव है, ये भाषा बोली या ससुराल का व्यवहार दिखाएगी। जो व्यवहार सामने दिखेगा, नोट करिए, जो व्यवहार सामने दिखेगा वो सप्तम भाव बताएगा, और जो व्यवहार उसका आंतरिक है, जिसको हम चरित्र बोलेंगे, वो नौमांस का लगन दिखाएगा। हालांकि जब भी कुंडली विश्लेषण करेंगे, तो कोई स्त्री पूछ रही है पुरुष के लिए या कोई पुरुष स्त्री के लिए, तो चरित्र का विश्लेषण नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको समाधान भी देना रहेगा। नहीं तो अब हमने बता दिया कि गुरु यहाँ नीच का है, तो आप बोलिए तड़ाक से उस आदमी से, अरे भैया आपकी पत्नी तो छुपा रुस्तम है। ऐसा नहीं, तो आपके पति तो छुपे रुस्तम है, कुछ नहीं। सिर्फ स्वयं जान लीजिए कि हाँ ये चीज है, ये चीज के कारण से प्रॉब्लम है, इसका मुझे सलूशन दे देना है। तो नौमांस का यहाँ पे लगन जो है व्यक्ति जीवन साथी का चाल और चरित्र बताएगा, और ये जो सप्तम भाव है ये बाहरी व्यवहार बताएगा कि लोगों से कैसे पेश आएंगे, ठीक है। भाषा बोली ये सब बताएगा। मन कैसा है, चरित्र कैसा है, कितनी डेडिकेटेड है आपका जीवन साथी आपके प्रति, वो नौमांस का लगन बताएगा। वही यहाँ भी लगेगा, अगर सूर्य मंगल नौमांस के लगन में होगा तो वही उग्रता ईगो देगा। अगर कोई ग्रह स्वराशि का हो, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ सप्तम भाव में भी है और वही मंगल यहाँ नौमांस के लगन में भी होता, तब तो भैया ये जो है जान लीजिए भाषा बोली और सहन शक्ति तो एकदम सेनापति जैसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह से मंगल प्रभावित कर रहा है। लेकिन मंगल उच्च का होता तो चरित्र वगैरह नहीं खराब रहता, आचरण और व्यवहार सही रहेगा। अगर नौमांस के लगन में कोई ग्रह स्वराशि का है, उच्च का है, तो भले ही वह क्रूर हो या सौम्य हो, क्रूर होगा तो देगा, क्लेशेस देगा लाइफ में, पति और पत्नी के बीच में रहेगा तनाव, दोनों एक दूसरे को जो है डांट डपट लिया करेंगे, लेकिन तब वहां पे डाइवोर्स की स्थिति नहीं आएगी। अगर वही जो क्रूर ग्रह है वह नीच का हो चाहे शुभ ग्रह हो, तब दिक्कतें आएंगी। नौमांस कुंडली, अब विवाह का मैटर है तो अब नौमांस कुंडली पे थोड़ा सा और बोल दे रहा हूँ। यहाँ से आप सब ये लगन से सारे योग वोग देख लेंगे। नौमांस का लगन अच्छा है तो जीवन साथी अच्छा होगा, लगन अच्छा है तो जीवन साथी का भाग्य आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। विवाह के बाद अगर नौमांस का लगन अच्छा है तो विवाह के बाद आप अवश्य ही तरक्की करने वाले हैं।
चाहे स्त्री है या चाहे पुरुष है। दूसरे भाव से हम जो है जीवन साथी की भाषा बोली को देख लेते हैं, जीवन साथी के पास पैसा कितना क्या कैसे रहेगा ये सब देख लेते हैं। दूसरे भाव में यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है? मंगल। यहाँ भी मंगल था, यानी भाषा बोली थोड़ी सी उग्र रहने वाली है, लेकिन मंगल चतुर्थ भाव और लाभ भाव का स्वामी है। दो अच्छे भावों का स्वामी होके मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। ये मंगल धन वाली प्रॉब्लम नहीं देगा। हालांकि मंगल ये शत्रु राशि में है तो कंजूस बनाएगा, मतलब खुल के पैसा भी नहीं खर्चा करना देगा, पैसा रहेगा। वहीं अगर ये नीच का ग्रह होता तो ऐसा व्यक्ति पैसा तो रोकना चाहता ही नहीं है। तृतीय भाव में सूर्य शनि शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य और शनि ये दोनों का विरोधाभास है, लेकिन शुक्र जो है ये शुभ ग्रह है। दो क्रूर ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह है, और इसमें उच्च कौन है? शुक्र। तो शुक्र का प्रभाव अधिक रहेगा, उच्च वाले ग्रह का प्रभाव अधिक रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे सूर्य शनि की युति है, तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का स्वामी गुरु है, नीच राशि में है। इनकी पत्नी को सांस और गले से कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है? गला है, सांस नली है। तो यहाँ पे दो क्रूर ग्रह बैठे हैं और इस भाव का स्वामी भी नीच का है। कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शनि और गुरु का क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसे हर भाव का एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। अगर नवमांश कुंडली का दसम भाव बहुत अच्छा हो तो जीवन साथी कैरियर उसका अच्छा रहेगा, नवम भाव अच्छा है तो भाग्य अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। नोट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1970, 4:25 शाम को मुंबई, 4:25 मुंबई। मुख्य रखेंगे वैवाहिक जीवन, लेकिन ओवरऑल पूरा विश्लेषण में करता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग सिर्फ सुनिए और देख लीजिए। आज का ये आखिरी कुंडली है, और मैरिड लाइफ के बारे में काफी कुछ मैंने आपको बताया है। सारे वीडियोस पुराने जूम वाले भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? लगन कौन सी है? मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर की गिनती है। लगन का जो स्वामी शनि है वो चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठा है। अब देखिए, अगर किसी ग्रह का नीच भंग होता है, ठीक है, तो वह अपने कारकत्व को नहीं छोड़ता है। शनि जिन चीजों का कारक होगा उसमें तो कमी आएगी ही आएगी। शनि जिस भाव में नीच का होके बैठा उसमें भी कमी करेगा ही करेगा। अगर इसी शनि का नीच भंग होता है तो इसका पूरा नाम क्या है? नीच भंग राजयोग। यानी वो ग्रह धन सुख साधन सुविधा के लिए अच्छा होता है। कोई भी ग्रह का नीच भंग हो, ना कि वह ग्रह जिन चीजों का कारकत्व है वो सुधरेगा, और ना ही जिन भावों का स्वामी है वो सुधरेगा। फिलहाल यहाँ पे शनि का नीच भंग भी देख लेते हैं। शनि मेष राशि में बैठा है, मेष राशि का स्वामी मंगल केंद्र में होना चाहिए, तो केंद्र में नहीं है, मंगल केंद्र में नहीं है। मंगल के साथ में कोई उच्च का ग्रह हो, नहीं है। मंगल जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी उच्च का होना चाहिए, मंगल उच्च का नहीं है। तो यहाँ पे शनि का नीच भंग नहीं हो रहा है। नवमांश कुंडली में अगर उच्च का होता तो भी थोड़ा सा असर कम होता, लेकिन नवमांश में भी उच्च का नहीं है, यानी यहाँ पर शनि पूर्ण रूप से नीच का फल देगा। और एक सूत्र और याद करिए, शनि चतुर्थ भाव में बलवान हो या कमजोर हो, लगन में बलवान हो या कमजोर हो, यानी बलवान कमजोर से तात्पर्य लिख लीजिए उच्च या नीच का। लगन में और चतुर्थ भाव में उच्च का या नीच का शनि व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को अवश्य ही खराब करेगा, कंटक दोष बनाता है। कोई ना कोई ऐसा कांटा दिल में चुभोएगा जो जीवन भर उसको दर्द दे। अगर लगन में उच्च या नीच का शनि हो या चतुर्थ भाव में उच्च या नीच का शनि हो तो ऐसा होता है। सूल बोलते हैं इसको, शनि का सूल। इस पे शॉर्ट वीडियो भी अभी थोड़े दिन पहले मैंने डाला था। तो यहाँ पे शनि कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। धन भाव का भी यही स्वामी है, ये भी गड़बड़ है। धन भाव में राहु भी बैठा है। धन से संबंधित कोई धोखेबाजी भी हो सकती है। धन से संबंधित धोखेबाजी में क्या हो सकता है कि इनको कहीं हिस्सा हसारत मिलना रहा हो, अपना कुछ मिलना रहा हो, उम्मीद रहा हो कि हाँ इसमें मेरा है, पता है वो चीज हाथ से निकल गई हो। संपत्ति वगैरह की विशेष बात है, क्योंकि शनि किस भाव में है? संपत्ति भाव में है, तो ये भी यहाँ बना। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, अगर शनि कहीं पीड़ित कर रहा है तो चंद्रमा की भूमिका भी बढ़ जाती है।
चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ये कहाँ बैठा है? 12 में बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा 12 में बैठा हो किसी भी कुंडली में और बहुत मजबूत ना हो उसके, यहाँ पर तो चंद्रमा के साथ में कोई है भी नहीं, तो चंद्रमा 12 में का जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में हर सुख के बाद दुख आता ही आता है, सबके जीवन में आता है। लेकिन जब चंद्रमा 12 में होता है तो कुछ विशेष प्रकार का दुख आता है। कैसा दुख आता है? जिस चीज के कारण आपको कभी सुख मिला होगा वही चीज आपके दुख का कारण भी बनेगी। विवाह हुआ, शादी हुआ, उससे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, फिर वही शादी विवाह यानी जीवन साथी ही दुख का कारण बन जाएगा। अत्यधिक मोह अगर संतान से लगा लेंगे तो बाद में उस संतान से भी दुख होगा। कोई बहुत मनपसंद गाड़ी ले आए, बड़े खुश हुए, वो गाड़ी ही आपको बाद में कष्ट दे देगी। उसी से आपको दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, या किसी के कुछ आपको ही ना हो, किसी और के लिए ही वह गाड़ी अशुभ हो गई। यानी जिस चीज से आप ज्यादा एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, वही चीज आपके दुख का कारण भी बन जाती है अगर चंद्रमा 12 में है। तो यहाँ पे ये चंद्रमा भी पीड़ित है। चंद्रमा के साथ में कोई नहीं है, अगले और पिछले भाव में कोई नहीं है, चंद्रमा से चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से दशम में भी कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम दोष बना हुआ है। तो जिंदगी चला कौन रहा है? ये शुक्र और गुरु, दो शुभ ग्रह है, केंद्र में बैठे हैं। ये जो शनि नीच का हुआ है इसको भी देख लिया शुक्र ने, गुरु ने, दो दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में लगनेश आ गया, और यही धनेश भी है। तो जीने का हौसला वास्तव में यहाँ पे शुक्र और गुरु सप्लाई कर रहे हैं। जीने का हौसला, रहने के लिए साधन, गाड़ी, धन जहाँ जरूरत होगी उतना व्यवस्था, चूंकि गुरु धन का कारक भी है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज है कि गुरु की धन भाव पर भी दृष्टि है और धनेश पर भी दृष्टि है। धन के कारण से काम नहीं रुकने पाएगा। लेकिन चूंकि धन भाव में राहु है और चंद्रमा 12 में है, फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ नहीं आएगी। धन कभी इतना नहीं हो जाएगा कि रख सकें। जितनी भी जरूरत रहेगी वो एक भी जरूरत रुकने नहीं पाएगी गुरु के नाते। तो ये दो दोष बन रहे हैं जो जीवन को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। अभी मैं लास्ट में आप लोगों से सवाल पूछूंगा इस पे। यहाँ पे राहु द्वितीय भाव में है, ऐसे में कभी कभी व्यक्ति को जीवन में 2 से 4 6 बार मुख में जो है वो पायरिया वाली जो दिक्कत होती है दांत मसूड़ों की, उसके भी आने की संभावना रहती है। द्वितीय भाव में राहु हो तो व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर रहता है। राहु और शनि हो तो व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी कुटुंब से दूर जाता है। अगर कुंडली अच्छी है, अनुयोग अच्छे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए व्यक्ति कुछ समय दूर रहेगा। पहले के समय में बच्चे ननिहाल में चले जाते थे, 5 7 साल 10 साल वहां पढ़ाई करते थे। तो ऐसा राहु शनि और केतु यहाँ पर हो तो करता है। लेकिन अगर दुर्योग भी कुछ ज्यादा हो, दूर रहने का योग, अब चूंकि यहाँ राहु भी है और इस भाव का स्वामी शनि भी नीच का है, तो कुटुंब से ज्यादातर समय दूर भी रहना पड़ेगा। अगर शनि चतुर्थ भाव में नीच का है तो यहाँ से भी इंडिकेशन देखिए, चौथे में नीच का ग्रह है और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अष्टम में है। गाड़ी से सतर्क रहना है, गाड़ी की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, होती रहेंगी। खासकर जब कोई खराब ग्रह दशा चले, जैसे शनि की अंतरदशा रहे, मंगल की अंतरदशा रहे, उस टाइम फ्रेम में गाड़ी से सतर्क रहे। शनि और मंगल की अंतरदशाओं में गाड़ी से सतर्क रहना है। अगर चतुर्थ भाव बिगड़ा हुआ है, नोट कर लीजिए, अगर चौथा भाव बिगड़ा है, जैसे यहाँ नीच का ग्रह है, शत्रु राशि का ग्रह हो, पीड़ित है चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12 में गया है, तो व्हीकल से व्यक्ति को खतरा रहेगा, सवारी से खतरा रहेगा, गाड़ी से खतरा रहेगा। खतरा उसको ना ही रहे तो गाड़ी तो डैमेज हो ही जाएगी, मतलब एक्सीडेंट होगा, उसको चोट लगे या ना लगे, उसकी गाड़ी को चोट लगेगा, उसकी गाड़ी को प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे ये योग भी बना हुआ है। आगे देखिए, अष्टम भाव में कई क्रूर ग्रह बैठे हैं, केतु, मंगल और सूर्य बैठा है। अष्टम भाव हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, शरीर का हर पाचन अंग यही होता है। तो ऐसे व्यक्ति का पाचन भी बिगड़ता है। केतु भी बैठा, मंगल भी बैठा है, तो कभी कभी पाइल्स वगैरह की शिकायत या जो भी इस प्रकार की बीमारियां हैं वो सारी चीजें ये दे सकता है। अष्टम भाव अगर क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो तो अष्टम भाव वास्तव में हमारे जीवन की शांति है, इज द पीस ऑफ आवर लाइफ। आप अपने परिवार से अपने जीवन में कितने शांत पूर्वक रह सकेंगे? क्या आपको अकेले में रोना पड़ेगा कि नहीं? ये अष्टम भाव बताता है। अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रह है तो तनाव बनेगा, जीवन अशांत रहेगा, अकेले में रहेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे,
ये अष्टम भाव समस्याएं देता है। ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा होता है अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रह रहेंगे। अब अगर एक क्रूर ग्रह हो तो मात्रा कम, यहाँ तो तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ससुराल पक्ष से सपोर्ट की बहुत कमी हो जाती है। 10th हाउस पे आ जाइए, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, यही 10th हाउस इनका थोड़ा सा अच्छा है। 10th हाउस अच्छा है, यहाँ पे शुक्र बैठा है जो कुंडली का कारक ग्रह है, शुक्र के कारण से मालव योग बन रहा है। दूसरा शुभ ग्रह गुरु बैठा है, हालांकि शत्रु राशि में है गुरु, यहाँ तो नहीं अच्छा है। दसम भाव में गुरु नहीं अच्छा है क्योंकि शत्रु राशि में है, कारक भी नहीं, लेकिन गुरु की दृष्टि ने बड़ा काम कर दिया। गुरु धन भाव को देख के आर्थिक जरूरतें कभी रुकने नहीं देगा, चतुर्थ को देख करके घर गाड़ी से हीन नहीं होने देगा, और षष्टम भाव को देख करके लाइफ को कंप्रोमाइजिंग बनाएगा, किसी से पर्सनल शत्रुता नहीं बनने देगा। तो गुरु दृष्टि से अच्छा कर रहा है और शुक्र प्लेसमेंट से अच्छा कर रहा है, ये चीज आपको समझ में आए होंगी। अभी करंट में इनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु द्वितीय भाव में बैठा है। 2011 से 29 तक राहु रहेगा। 2011 से 29 के बीच में परिवार से दूर होना, धीरे धीरे दूर होना, फिर परिवार में अनबन होना, खासकर अगर स्त्री हो तो ससुराल की बात होती है, और पुरुष हो तो उसके अपने परिवार की बात है। स्त्री के मामले में ससुराल, अगर विवाह हो गया है स्त्री का तो वो ससुराल का परिवार देखा जाएगा। तो यहाँ पे राहु की महादशा भी चल रही है, 2011 से 29 तक चलेगा। ये जातिका की कुंडली है, ये विदेश में है, बाहर है। राहु इनको बाहर अभी रखेगा, भी प्रयास करेगा राहु, जब तक महादशा चल रही है तब तक बाहर ही रखे। अगर इंडिया आएंगी भी तो भी परिवार में नहीं रहने देगा, परिवार से कहीं दूर अन्य स्थानों पर रखेगा इनको, यानी जो मेन ससुराल होगी वहां नहीं रखेगा, अलग अलग स्थानों पर रखने का ये प्रयास करेगा। हालांकि ससुराल के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो अंतर्दशा चल रही है, शुक्र में केतु चल रहा था, अभी कौन आ गया है, शुक्र आ गया है। तो इनको, इनकी नौकरी रिन्यूअल हुई है, तो ये जो शुक्र की अंतर्दशा है ये नौकरी बचा के चलेगी। राहु में शुक्र इनको अच्छा रिजल्ट देगा, राहु की महादशा में शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। कारण समझिए, राहु भी लगन का मित्र है, शुक्र भी लगन का मित्र है, और राहु शुक्र दोनों परस्पर मित्र भी हैं, और राहु से शुक्र की प्लेसमेंट त्रिकोणीय है, दोनों एक दूसरे से नवम पंचम है। राहु से शुक्र कहाँ है, नवम में, शुक्र से राहु कहाँ है, पंचम में है। तो ये जो राहु में शुक्र की दशा है ये काफी अच्छी है। इस दशा में चूंकि शुक्र चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, तो कुछ भूमि भवन वाहन के भी संयोग बनेंगे आगे। फिर जब सूर्य आएगा, राहु में सूर्य, ये समय तकलीफ देगा, क्योंकि सूर्य जो है लगन का मित्र नहीं है। दूसरा, सूर्य अष्टम में बैठा है। तीसरा, सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। इस बीच में जीवन थोड़ा सा फिर से अशांत होगा, तनाव बनेगा। फिर जब चंद्रमा आएगा, राहु में चंद्रमा, इस बीच में आध्यात्म की तरफ या लोगों के सहायता की तरफ, जिसे परमार्थ बोलते हैं, उधर मन भगेगा। 12वें का चंद्रमा परमार्थी बनाता है, राहु धन भाव में बैठा है और चंद्रमा व्यय भाव में बैठा है, यानी दूसरों की मदद के लिए ये अपना धन व्यय करेंगी। फिर उसके बाद राहु में मंगल आएगा, राहु में मंगल सेहत बिगाड़ देगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों शत्रु हैं, मंगल अष्टम में भी है। तो जो पेट अपचन डाइजेशन वाली दिक्कत है, पाइल्स, ऐसा कुछ, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। अब मुख्य चीज पे आते हैं जो आपको इस कुंडली में कंक्लूड करना है इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। ये तो मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया ना, इसी वीडियो को कई बार देखिएगा। लग्न और राहु इन सबका मैंने विश्लेषण किया है, 2 4 6 बार देखिएगा तो दिमाग में भर जाएगा। जो भी कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम हैं इनको आप कई बार देखिए, बार बार देखिएगा। अब इनके दाम्पत्य जीवन का एनालिसिस करते हैं। जब मैंने दाम्पत्य जीवन के एनालिसिस की बात की तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ दिख गया होगा पहले, लेकिन हम चलेंगे अपने विधि से ही। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत 8वें भाव पर आ जाएंगे, मांगलिक सूर्य केतु, नहीं, चलिए हमेशा तरीके से ही पहले भाव पे आइए। सप्तम भाव, क्या भाव पीड़ित है, भाव खराब है? नहीं, भाव खराब नहीं है। भाव में कोई नीच का ग्रह नहीं है, शत्रु राशि का ग्रह नहीं है, कोई अस्त ग्रह नहीं है, तो भाव खराब नहीं है। भाव के बाद कहाँ जाएंगे, भावेश। भाव के बाद भावेश पे चलिए, भावेश कौन हुआ, चंद्रमा, कहाँ गया है, 12वें भाव में। किसी भी भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें जाएगा तो उसे डिसएडवांटेज होगा। तो यहाँ पे भाव तो ठीक था लेकिन चंद्रमा को डिसएडवांटेज मिला, सप्तमेश 12वें भाव में गया है।
लेकिन इतने से ही हम यह नहीं कह देंगे कि इनकी लाइफ खराब रहेगी, और भी योग देखना है। जब हम विवाह की बात करेंगे तो मंगल को भी देखना है। तो जो सप्तम हमें पॉजिटिव मिला, लेकिन सप्तमेश आप लोग लिखिए तो जरा, जितने पॉजिटिव और निगेटिव मिल रहे हैं ऐसे नोट करिएगा। सप्तम भाव को हमने क्या लिया, पॉजिटिव, अपने उसी डायरी पे रफ कॉपी पे एक प्लस का निशान बनाइए। सप्तमेश पे चलिए, चंद्रमा पे। सप्तमेश 12वें भाव में है, और क्या इस सप्तमेश को कोई दोष भी लगा है? केंद्रुम दोष तो उसी को लगा है, चंद्रमा को ही। सप्तम भाव सप्तमेश को कोई दोष लगे तो वो भी नोट करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा को दोष लगा है, केंद्रुम दोष, तो माइनस, एक माइनस लिखिए, पहला प्लस लिखे हैं, दूसरा माइनस लिखिए। तीसरा, क्या सप्तम भाव जो है ये पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी में है? अगर पाप कर्तरी में होता तो हम माइनस लगा देते, शुभ कर्तरी में होता तो प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई कर्तरी नहीं है तो छोड़ दे रहे हैं यहाँ। इसी प्रकार से चंद्रमा के लिए देखिए, शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी कुछ है? चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है। चंद्रमा ना शुभ ग्रह ना क्रूर ग्रह, तो हम प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ दे रहे हैं। तीसरा, वैवाहिक जीवन के लिए क्या जरूरी है? मंगल को देखना। क्या कुंडली में मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष को हम निगेटिव लेंगे, यहाँ पे एक निगेटिव साइन और बढ़ा लीजिए। अब आगे चलिए, मंगल दोष है तो मंगल दोष किस स्तर का है? सिर्फ साधारण मंगल है कि मंगल के साथ साथ और भी चीजें बुरी बनाने वाली, यानी वही चीज पाप कर्तरी क्रूर कर्तरी? यहाँ पे देखेंगे मंगल को दो क्रूर ग्रहों का साथ मिला है और एक शुभ ग्रह का। बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई ग्रह किसी के साथ है तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो मंगल है, मंगल के साथ एक शुभ ग्रह बुध है और दो क्रूर ग्रह है, तो बताइए मंगल के ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव अधिक है कि शुभ ग्रह का प्रभाव अधिक है? शुभ प्रभाव देने वाला तो एक ही ग्रह है ना, अकेला बुध। क्रूर प्रभाव देने वाले कितने हैं? दो चीजें, जैसे अगर और कुछ ग्रह होते, गुरु भी होता है यहीं पर अभी, तो हम क्या करते? मंगल का जब विश्लेषण कर रहे हैं तो मंगल के ऊपर दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता, गुरु था तो गुरु और बुध दो शुभ ग्रहों का भी प्रभाव होता। दो शुभ दो क्रूर होते तो प्लस माइनस दोनों बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ क्रूर ग्रहों का प्रभाव विजयी हो रहा है। केतु और सूर्य दो क्रूर हैं, शुभ एक है, तो एक निगेटिव और बढ़ाइए। क्यों बढ़ रहा है मैं ये कारण एक्सप्लेन कर दिया हूं, अब आगे चलेंगे। ये जो मंगल है, जैसा कि मैं बोलता हूं, जब विवाह का मैटर रहे, अगर चीजें अस्पष्ट हैं तो कोई बात नहीं, नहीं स्पष्ट है तो हमें क्या देख लेना है? नक्षत्र देखने के लिए बोलता हूं ना। चलिए नक्षत्र भी देखते हैं। मंगल इनका मघा नक्षत्र में, ठीक है। सूर्य किसमें है? देखिए गड़बड़ नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी उग्र या क्रूर में आ जाता है। केतु मघा में है, ठीक है। और एक ग्रह बुध है, बुध किस में है? उत्तरा फाल्गुनी, ये भी ठीक है। यानी इसमें सूर्य ग्रह जो है क्रूर नक्षत्र में बैठा हुआ है। यानी अब इस क्रूर नक्षत्र में सूर्य के बैठने से का क्या होगा, मतलब ये समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी आप मेरे साथ हैं तो मेरा इन्फ्लुएंस आप पे हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मेरा प्रभाव आपके ऊपर है। ऐसे जो सूर्य बैठा है इसका इन्फ्लुएंस मंगल पर रहेगा ना? ऐसा नहीं मंगल भी सूर्य को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन अभी हम सूर्य के विषय में बात कर ही नहीं रहे हैं, मंगल की बात कर रहे हैं। तो जो सूर्य जो है उग्र नक्षत्र में है, तो सूर्य मंगल को कुछ ज्यादा ही निगेटिव इन्फ्लुएंस कर ले जा रहा है, उग्र बना रहा है, तो मंगल दोष यहाँ पे हो गया और सूर्य का नक्षत्र भी गड़बड़ हुआ। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे, जैसे चौथा भाव भी पारिवारिक सुख का है, तो शनि जो चतुर्थ में नीच का है। अच्छा नीच का ना ही हो, दूसरा वही जो मैंने सूल योग बताया, अगर किसी कुंडली में सूल योग हो, लगन में या चतुर्थ भाव में उच्च या नीच का शनि होगा, तो यह भी, this is one of the reason to destroy family life. Family life, I am saying, not only married life. When I talk about family life, it includes also married life. जब पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो उसमें दाम्पत्य जीवन अपने आप होता है, तो ये परिवार और दाम्पत्य जीवन को शनि भी प्रभावित कर रहा है, तो एक माइनस और चढ़ा दिया मैंने। इनका दाम्पत्य जीवन परेशानी से भरा रहा है। एक बार इनके हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए आवेदन किया, अप्लाई किया, फिर थोड़े समय बाद वापस ले लिए, कहे गलती हुई अब हम साथ में रहेंगे।
फिर उसके थोड़े समय बाद फिर से डाइवोर्स के लिए अप्लाई किए और अभी रिसेंट में ही इनका डाइवोर्स हुआ है। अब आ जाते हैं डाइवोर्स में। एक चीज मैंने आपको अभी नौमांस कुंडली से बताया था, आप देखेंगे तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ। माधव जी, अंग्रेजी हम थोड़ी थोड़ी बोल ले जाते हैं, अच्छी ना, कभी कभी एक्सेंट थोड़ा नहीं सुधारे हैं लेकिन बोल ले जाते हैं। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब इधर देखिए, कुछ लोग नोट कर रहे थे तो इसलिए मैं रुका हुआ था। नौमांस देखिए तो जरा। नौमांस का लगन मेष लगन है। मेष लगन का, मेष राशि का स्वभाव क्या है? मूडी। मेष मतलब भेड़। अच्छा, स्वभाव जानने के लिए जो राशि है वो भी देख सकते हैं। मेष राशि यानी भेड़ चाल, मूडी स्वभाव के हैं, इसीलिए एक बार कहे डाइवोर्स के लिए अप्लाई किए, फिर कहे कि अब नहीं लेंगे, अब हम लोग साथ में रहेंगे, फिर मूड बदल गया। यहाँ पर देखिए, जो लगन का स्वामी मंगल है वह नीच का है कि नहीं है? लगन का स्वामी मंगल नीच का हुआ ना? लगन का स्वामी मंगल नीच का हुआ तो अब आप समझ गए होंगे क्या मैटर है। हस्बैंड का चरित्र कितना उज्जवल है वो आपको पता चल गया होगा। नीच का है यहाँ पे मंगल, और है भी तो किस भाव में है? चतुर्थ भाव में है। एक वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर कोई व्यक्ति लगन कुंडली से मांगलिक है, नोट कर लीजिए, नहीं पता है, अगर कोई व्यक्ति लगन कुंडली से मांगलिक है और नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा, लगन कुंडली से मांगलिक हो या लगन कुंडली से दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं नजर आ रहा है, लगन से ठीक नहीं नजर आ रहा, और नवमांस के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से कभी आत्मीयता नहीं मिलती है। आत्मीयता मतलब वो दिल से निकला हुआ अफेक्शन, प्यार, दुलार। विवाह के हो सकता है शुरू के वर्ष में रह जाए, एक दो वर्ष, लेकिन वो दिल से एक जो दुलार होता है कि हाँ ये मेरा साथी है, इसको थोड़ा सा प्रेम व्यक्त करना चाहिए, वो चीजें नहीं होती हैं अगर नवमांस का चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो। तो यहाँ पे नवमांस के चतुर्थ भाव में नीच का मंगल है जो लगन कुंडली को मांगलिक भी बना रहा है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जीवन साथी ने जो है वो दिल लगी वाला प्रेम नहीं रहा है, अगर कुछ रहा भी है तो वो सिर्फ शोबाजी का रहा हो। वास्तविक प्रेम तभी डेवलप होगा जब नवमांस का चतुर्थ भाव ठीक हो। अच्छा, अगर यही मंगल स्वा राशि का होता तब ये प्रिडिक्शन ना होती कि प्रेम सच्चा नहीं था, तो जीवन साथी प्रेम दिया भी होता, सच्चा हो सकता है, किसी अन्य कारण से मतभेद से डाइवोर्स हो, अलग विषय है, लेकिन क्या जीवन साथी ने कभी दिल से प्रेम भी किया, ये नौमांस का चतुर्थ भाव बताएगा। तो यहाँ पे इनके ये मैरिड लाइफ का विश्लेषण कंक्लूड अगर करें तो आपको क्या लगता है सभी लोगों को कि इनका डाइवोर्स हुआ? इनको कई एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपकी लाइफ जो मैरिड लाइफ है वो ठीक हो जाएगी। जब इन्होंने पहले ये बता दिया होगा कि मेरे पति ने एक बार डाइवोर्स केस किया फिर वापस ले लिए, तो उसी आधार पे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला होगा कि जो है डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन जब मैं सारी स्थितियों का अवलोकन किया तो मैं बोला कि आपके दाम्पत्य, मतलब सीधे तो ऐसे बोला नहीं जाता है, बोलने का तरीका है कि विवाह और वैवाहिक सुख में कमी है, तब अगला व्यक्ति जब कुछ बोलेगा फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहिए। कहीं भी देखिएगा तो सीधे ना बोलिएगा, अगर आप सीधे प्रिडिक्शन करने चलेंगे तो सरस्वती माई आपका साथ नहीं देंगी। मुंहफट होके नहीं बोलना है, उसी बात को आप इशारों में कहिए, अगला व्यक्ति बोले तब आप उस चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन करिए। आलाप सडन ये नहीं कि जो है बम दगा दीजिए, कुंडली खुलते ही बोल दीजिए। हो सकता है करंट में उसकी मैरिड लाइफ ठीक हो तो आप बोल देंगे तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगला व्यक्ति, तो इनका दाम्पत्य जीवन काफी प्रभावित रहा। अब आ जाते हैं नौमांस कुंडली को, मैंने बताया दसमांश भी इनका थोड़ा सा देखते हैं। दसमांश कुंडली सम्मुख है आपके। वर्ग कुंडलियों के विवेचन के लिए मैं थोड़ा आपको ट्रेंड कर, साथ ही साथ अगर हम नहीं करेंगे तो वर्ग कुंडली देखना आपको आएगा ही नहीं, अलग से इसमें वर्ग कुंडली के लिए नहीं देखना है, आप अगर इसी के साथ साथ देखते चलेंगे तो आपको आ जाएगा। दसमांश कुंडली देखिए, दसमांश कुंडली के लगन में शनि स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है और गुरु नीच का है। गुरु का नीच भंग शनि ने अच्छे से किया है, क्योंकि गुरु और शनि शत्रु नहीं है। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर किसी ग्रह का नीच भंग उसके शत्रु द्वारा होता है ना, तो उस नीच भंग में पावर नहीं रहती है,
जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि नीच का है। अब अगर यही सूर्य उच्च का होता ना, सूर्य नीच भंग करता, तो यह नीच भंग शनि को पसंद नहीं आएगा। अरे भाई, आपका शत्रु आपके गले पे तलवार रखे, आपको पराजित करके और कह दे कि जाओ तुम्हें जीवन दान देता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे कि शत्रु जीवन दान दे रहा, यानी जीवन तो वैसे खत्म कर दिया, अपमानित हो गए। तो जो शत्रु ग्रह के द्वारा नीच भंग होता है, कोई नीच का ग्रह हो उसके साथ में कोई शत्रु उच्च का बैठे, तो वह फल नहीं देता, कहने के लिए नीच भंग होता है। नीच भंग में उस ग्रह को प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि वह ग्रह जलील हो चुका होता है। ऐसी स्थितियां कहाँ कहांगी, एक तो शनि के साथ हो गया, शनि नीच का हो, वहां पे सूर्य उच्च का हो। दूसरा कहाँ हो सकता है, गुरु के साथ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गुरु का नीच भंग शनि करेगा, तो गुरु और शनि में शत्रुता है नहीं, न्याय और ज्ञान में शत्रुता होगी नहीं। और दो तीन चार, 4 नंबर पे मंगल नीच का होता है, जरा इसको समझिएगा। तो 4 नंबर पे मंगल नीच का होता है। अब यहाँ पे उच्च का कौन होता है, गुरु होता है, मंगल के साथ गुरु बैठे, तो गुरु के द्वारा दिया गया नीच भंग मंगल को पसंद आएगा, क्योंकि गुरु मंगल का क्या है, मित्र है। 6 नंबर में शुक्र नीच का होता है, और वहीं 6 नंबर में बुध उच्च का, बुध शुक्र का मित्र है, तो ये ऐसा नीच भंग शुक्र को पसंद आएगा। 10 नंबर में गुरु नीच का होता है, तो यहीं पर अगर उच्च का मंगल हो गया, तो यह नीच भंग गुरु को रास आएगा। अब आ जाइए सूर्य पे, यानी इस नीच भंग में सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वह सबसे बुरा है। सूर्य नीच का होगा तो कहाँ होगा, तुला राशि पे सूर्य नीच का होगा। अब इसी तुला राशि में शनि उच्च का होगा, तो जैसे शनि को सूर्य के द्वारा नीच भंग नहीं पसंद आया, वैसे सूर्य को भी शनि के द्वारा नीच भंग पसंद नहीं आएगा। यानी अगर एक भाव में शनि नीच का हो, वहीं सूर्य उच्च का हो, या सूर्य नीच का हो शनि उच्च का हो, तो उसे नीच भंग राजयोग में नहीं डालेंगे, बल्कि वह और ज्यादा परेशानी ही दे देता है। लेकिन यहाँ पे लगन में जो नीच भंग हुआ दशमांश के, दिस इज गुड। और गुरु चूंकि नीच का है, तो इसलिए समय समय पे देखिए, कैरियर तो इनका चल रहा है, कैरियर चलता भी रहेगा, काम में लगी रहेंगी, लेकिन ये कभी परमानेंट जॉब वाले में नहीं आ पाए। कारण क्या रहा, सब कुछ अच्छा है तो नीच का फल तो ग्रह का रहेगा ही रहेगा ना, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो गुरु का दशमांश में नीच होना सब कुछ अच्छा दे देगा, लेकिन कैरियर के लिए कहीं ना कहीं जरा सा कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी बना के रखेगा ही रखेगा। वैसे एक खास बात इस कुंडली में है कि अगर ये कुछ अपना काम कर लेंगी तो ज्यादा सफल हो जाएंगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन इज, जो दसम भाव में ग्रह है वो चर राशि में है, और जो दसम भाव को शनि देख रहा है वो भी चर राशि में है। चर स्थिर 2 स्वभाव 3 राशियां होती हैं। चर राशि में ग्रहों की प्रधानता व्यक्ति को अपने काम में ज्यादा सफल बनाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अच्छी खासी नौकरी कर रहा हो तो छोड़ दे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को एक प्लान बना के रखना चाहिए कि हाँ, रिटायरमेंट के बाद मैं अपना स्वयं का ये काम करूंगा, तो ये अपने काम में सफल होंगी। काम भी कैसा कर सकते हैं, गुरु दसम भाव में है, एक आध्यात्मिक ग्रह है, ये चीज हो सकता है। सूर्य की राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। नौमांश में भी देखिए, ये तीनों ग्रह जो लगन में है, ये किस राशि में है, चर राशि में है। जो दसम भाव का स्वामी शुक्र है वो भी चर राशि में है, यानी रिटायरमेंट के बाद इनको बिजनेस का प्लान बनाना चाहिए। लगन अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को कैरियर की चिंता नहीं होती है, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी। तो लगन अच्छा है, शनि स्वाग्रही है, और दसम भाव का स्वामी शुक्र भी यहीं पर है। यही जो गुरु नीच का है, थोड़ा सा हालांकि नीच भंग है तो दिक्कत नहीं आएगी, कैरियर चलेगा, लेकिन कभी कभी अनसर्टेनिटी ये गुरु लाएगा। दूसरे भाव को अगर हम देखते हैं, तो कैरियर से हमें क्या पैसा मिल पाएगा जिससे हमारा निर्वाह हो जाए। कुछ लोग देखिए, अगर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको उस नौकरी या काम से इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे वो एक स्वतंत्र लाइफ जी सकें, बहुत एडजस्ट कर करके जीना होता है। तो अगर दशमांश कुंडली का द्वितीय भाव खराब रहेगा ना, तो जो नौकरी कर रहे हैं उससे बहुत एडजस्ट कर करके जीना पड़ेगा, पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी शनि स्वाग्रही है, तो इतना खराब नहीं दिख रहा है। तीसरे भाव में देखें तो सूर्य बैठा हुआ गुरु की राशि में है, मेहनत और परिश्रम का भाव है, ये मेहनत परिश्रम
करवाएगा, करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, काम जहां भी करेंगे, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो काम के समय ये शांति पूर्वक काम करना पसंद करेंगे, मन लगेगा काम में। वहीं अगर यहीं पर क्रूर ग्रह होता तो मन बेचैन भी होता है। पंचम भाव में बुध और राहु बैठा हुआ है, तो कभी कभी काम में जैसे कहीं भी दिमाग लगाना है, टेक्निकल है, तो चीजें उलझेंगी, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी भी है। यानी मान लीजिए इनको 10 से लेकर के 100 तक का टेबल लिखना है पहाड़ा, यही काम इनको मिला है, तो ये 10 से 100 तक का टेबल लिखने में 4-5 जगह उलझन आएगी ही आएगी, क्योंकि छठे का स्वामी बुध है। यानी एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूँ। अब बुध और राहु है, राहु यहाँ पर छठे भाव में है। मान लीजिए इनको एसी कुछ बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो एसी रिपेयर करते समय एक एक ना कोई गलती हो जाएगी, पता चलेगा पेचकस उसी में रख करके पैक कर दिए हैं, तो फिर से खोलेंगे, तो छोटा मोटा ये फॉल्ट करवा देता है। षष्टम ठीक है, सप्तम यहाँ पर ठीक है, अष्टम ठीक, नवम ठीक, दसम भाव भी ठीक ही है। एकादश भाव में मंगल और केतु की युति है, और इनके दशमांश कुंडली में देखिए काल सर्प दोष भी है। अच्छा, लगन का काल सर्प दोष होता है तो वो पूरे जीवन के हर क्षेत्र पे असर देगा। दशमांश कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो सिर्फ उसी भाव से ही संबंधित ग्रोथ को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होने देगा। कैरियर बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, सिर्फ कैरियर के लिए यह प्रिडिक्शन करेंगे, नॉट फॉर अदर थिंग्स। कैरियर एक्सपेंड भी होगा, जिस हिसाब से अगर राजयोग है लगन कुंडली में, तो एक्सपेंड भी होगा, तो जहां व्यक्ति को अरबपति होना चाहिए वहां पे करोड़पति बना के रखेगा। तो थोड़ा सा काल सर्प का प्रभाव यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लाभ भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, मंगल केतु, यानी ये इनके काम का योग हमेशा बना रहेगा, जीवन भर कुछ ना कुछ काम करके, क्योंकि यहाँ मंगल केतु लाभ का योग बना रहा, जीवन भर कुछ ना कुछ कहीं से कहीं लाभ होता रहेगा। अब आ जाते हैं मैरिड लाइफ का। आपको जो निष्कर्ष निकला उसे आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और अब एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, जहां आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, बहुत मतलब गोपनीय सूत्र है। अक्सर इसका प्रयोग लोग कम करते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जैसे मान लीजिए जब उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे एक तो हो गया अल्ट्रासाउंड हो गया, जब कोई बीमारी अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रही है ठीक से समझ में, तो डॉक्टर क्या करा देता है, एमआरआई करा देगा। फिर उससे भी अगर ऊपर लेवल पे जाना है तो बायोप्सी कराएगा। तो ये बायोप्सी वाला एक सूत्र मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए इन्हीं इसी कुंडली में या किसी कुंडली में संतान की समस्या नजर आ रही है, और उस आदमी ने कहा कि संतान की समस्या है, लेकिन लग्न कुंडली देखने से नजर नहीं आ रहा है कि इतना बुरा है कि संतान हो ही ना। संतान की समस्या उसने कहा, लग्न कुंडली से देखने से नहीं आ रहा, तब आप दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, तो आप संपर्क करेंगे सप्तमांश कुंडली में। सप्तमांश कुंडली का लग्न देखेंगे, लग्नेश देखेंगे, पंचम भाव देखेंगे, कारक बृहस्पति आदि को देखेंगे सप्तमांश कुंडली में। अब वहां से भी अगर आपको कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा, तब क्या करेंगे, तब आपको नोट करिए, सिर्फ संतान के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी भी भाव के लिए ग्रहों का एक होता है मृत्यु भाग। प्लीज नोट दिस। अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में है तो वह जिस भाव का स्वामी होगा, जिस भाव में बैठा होगा, उस भाव से संबंधित, उन भावों से संबंधित फलों को नष्ट करेगा, और उस ग्रह की दशा में बीमारी होगी। ग्रहों का मृत्यु भाग आपको मिला है, पीडीएफ में है कहीं, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ दे दिया हूँ, बहुत गोपनीय गोपनीय चीज दिया हूँ, बस पढ़ना चाहिए। हमने तो इतना स्वाध्याय किया है ना, उतना आप लोग कभी कर ही नहीं सकते। मेरी लाइफ की टोटल स्टडी का 99% स्वाध्याय है। ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया ही है, जो चाहते हैं सो पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो अपने आप आ जाता है दिमाग में। और जब शुरू में हम ज्योतिष सीखते हैं ना, जिस चीज पे आप ज्यादा अटेंशन दे देते हैं ना, रात में उस चीज के सपने आने लगते हैं। ये वर्ग कुंडली उंडली देखना मैंने सपने में सीखा है। दिन भर सोचता था ये वर्ग कुंडली लगन ऐसा है, रात में सपने आते थे, काल्पनिक कुंडलियां आती थी, ऐसा आता था, फिर दिन में उठ के रिवाइज करता था, तो लॉजिक भी सही निकलता। किसी चीज में रम जाइए तो ऐसा ही होता। तो आप क्या करेंगे, एक तो ये देख लेंगे कि ग्रह कहीं मृत्यु भाग में तो नहीं है, इसी में आगे नोट करिए। अगर किसी कुंडली में
अगर किसी कुंडली में 3 या उससे अधिक ग्रह मृत्यु भाग या विष नवमांश में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ी परेशानियां आती हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ी परेशानियां आती हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने एक कुंडली देखी थी, उसमें 3 ग्रह जो हैं, 3 ग्रह मृत्यु भाग में थे और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह था जो मृत्यु भाग में भी था, विष नवमांश में भी था और कुंडली में नीच राशि में भी था, या ऐसे कुछ था। बृहस्पति की उस स्त्री की कुंडली थी, उस स्त्री की ओवरी ही डेवलप नहीं हुई है, यानी उनको जो पीरियड्स हैं वो आते ही नहीं है। उम्र काफी है, 35 साल है, तो ओवरी नहीं डेवलप हुई। दूसरी चीज, बृहस्पति की दशा शुरू जब हुई, हर ये भी जान लीजिए कोई भी चीज शुरू होते ही असर नहीं देगी कि आप जो है राहु की दशा में ठीक ठाक चल रहे हैं, जैसे ही गुरु की दशा लगी, 10 तारीख तक राहु की दशा थी, 11 को गुरु, 10 तारीख तक राहु, 11 को आ गया, 10 तारीख तक राहु, 11 को आ गया गुरु, तो 11 को ही सडन चेंज आएगा, धीरे धीरे असर देता। गुरु की दशा उसकी शुरू हुई थी 2018 से, और वर्तमान में जब जाकर के उसको पता चला कि उसको थोड़े से कैंसर के सिम्टम है, ओवरी से ही जुड़ा हो, क्योंकि गुरु जो है मृत्यु भाग में भी था, विष नवमांश में भी था, और 2 ग्रह और भी मृत्यु भाग में थे। तो मृत्यु भाग विष नवमांश से वायुस्पी है। जब आपको परेशानी ना समझ में आए, नोट करिए बात को, जब कुंडली में किसी चीज का कारण नहीं पकड़ में आ रहा हो, तो जब कुंडली में किसी चीज का कारण नहीं पकड़ में आ रहा हो तो डैश मार के लाइन छोड़िए, नंबर 1 जो काम करना है, फर्स्ट, उस विषय से संबंधित वर्ग कुंडली को देखना। जैसे संतान का ही इशू आया, पति का इशू आया, कैरियर का आया, तो उससे संबंधित वर्ग कुंडली को देखना है। लग्न, लग्नेश और उससे जुड़ा हुआ भाव, जैसे सप्तमांश से संतान देखते हैं तो सप्तमांश का लग्न, लग्नेश और संतान का भाव कौन सा है, पंचम, तो लग्न, लग्नेश और पंचम भाव देखेंगे सप्तमांश में। दसमांश का लग्न, लग्नेश और दसम भाव देखेंगे, ऐसे ही उससे संबंधित भाव भी देखना है वर्ग में। तो पहला सूत्र क्या हो गया, उससे संबंधित वर्ग कुंडली। दूसरा, ग्रहों के मृत्यु भाग को देखना, ग्रहों के विष नवमांश को देखना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, 3 ये हो गया। चौथा, जिस भाव का विचार कर रहे हैं, भाव या जिस विषय का भी, जिस भाव का विचार कर रहे हैं उससे संबंधित सभी ग्रह, उससे संबंधित सभी ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं है, ये भी देख लेना है। उससे संबंधित सभी ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं है। अब इसी चीज को एक उदाहरण से इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में हम संतान को लेकर के देखते हैं, तो हम पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों को देख लेंगे कि वो कहीं उग्र तीक्ष्ण में तो नहीं है, पंचम भाव का स्वामी तो उग्र तीक्ष्ण में नहीं है, पंचम भेद जो दृष्टि डाल रहा कहीं वो उग्र तीक्ष्ण में तो नहीं है। ऐसे हम मान लीजिए टोटल 5 चीजें बन रही हैं। भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पे दृष्टि डालने वाला, अगर कुल मिला के 5 बन रही हैं, उसमें से 3 चीजें हमें उग्र और क्रूर नक्षत्र में मिल गई, तो उस भाव के फल को बिगाड़ दे। दूसरा चीज, मारक के केस में देखना है। हर कुंडली में जो है आपको 2 मारक निकालना बताया गया है। ये जो अभी मैंने 3-4 पॉइंट लिखा है वो टॉपिक खत्म हो गया, ये नया सूत्र है। प्रत्येक लगन में कोई 2 ग्रह मारक होते हैं, प्रत्येक लगन में कोई 2 ग्रह मारक होते हैं। मारक और भी होंगे, ये प्रबल मारक होते हैं। अगर महादशा व अंतरदशा, अगर महादशा व अंतरदशा मारक ग्रह की हो, यानी महादशा में भी मारक हो, अंतरदशा में भी मारक हो, महादशा व अंतरदशा मारक ग्रह की हो और दोनों ही मारक उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठे हों, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठे हों, कामा दोनों ग्रह मृत्यु भाग में बैठे हों, दोनों ग्रह विष नवमांश में बैठे हों, तो ऐसी महादशा व अंतरदशा, महादशा व अंतरदशा लाइफ थ्रेटिंग, यानी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली होती है। 1.5 घंटे का क्लास था, धारा प्रवाह था, अच्छी चीजें बताया हूँ, इन सारी चीजों को देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है।